नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव का शेड्यूल जारी हो गया है। चुनाव की शुरुआत अप्रैल से होगी, जो जून तक चलने वाली है। देश की चुनावी इतिहास में ये दूसरा मौका है जब जून के गर्म महीने तक वोटिंग होने वाली है। 1951-52 में पहले संसदीय चुनाव के बाद दूसरी सबसे लंबी अवधि वाले चुनाव इस साल हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम 44 दिनों का है। हालांकि इतने ज़्यादा दिनों तक चुनाव होने की कई वजह भी हैं। देश में पहले लोकसभा चुनाव 68 चरणों में हुए थे, जिसकी शुरुआत 25 अक्टूबर 1951 में हुई थी और ये 21 फरवरी 1952 को जाकर खत्म हुई थी। 7 दशक बाद 96.8 करोड़ मतदाताओं की रिकॉर्ड संख्या के साथ 2024 की संसदीय चुनाव सबसे लंबे होने वाली है। इसके अलावा जून में आम चुनाव केवल 1991 के लोकसभा चुनाव में हुए थे, मगर इसके पीछे की वजह थी कि किसप ग्रहण के 16 महीने के बाद ही तंत्र सरकार भंग हो गई थी। लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होने वाली है, जिसकी शुरुआत 19 अप्रैल को होगी और ये 1 जून तक मतदान होंगे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जून तक चुनाव करवाने की दो प्रमुख वजह हैं। इससे पहली वजह है कि 2019 की तुलना में इस साल चुनाव का ऐलान 6 दिन की देरी के साथ हुआ है। 2019 में चुनाव की तारीख का ऐलान 10 मार्च को हुआ था। दूसरी वजह यह है कि मार्च और अप्रैल में होली, तमिल न्यू ईयर, बिहू और बैसाखी जैसे त्यौहार हैं, जिनके लिए छुट्टियां रहने वाली हैं। चुनाव आयोग को इस बात का भी ख्याल रखना था कि नाम वापसी की आखिरी तारीख या मतदान के जिस दिन जैसे ज़रूरी तारीख त्यौहार वाले दिन ना पड़ जाएं। तारीखों में देरी के ऐलान के पीछे हालात भी जिम्मेदार थे, जिसमें चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के अचानक इस्तीफे में शामिल हैं। उनके इस्तीफे की वजह से 3 सदस्यों वाले चुनाव आयोग में सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ही बच गए थे। एक अन्य चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे फरवरी में ही रिटायर हो गए थे। सरकार ने 14 मार्च को 2 नए चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह सिंधु को नियुक्त किया है। उन्होंने 15 मार्च को कार्यभार संभाला और एक दिन बाद चुनावों की घोषणा की गई। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान की वजह से आयोग ने सोचा कि जब तक पूरा टीम नहीं होगी तब तक वो घोषणा में देरी की जा सकती है। भले ही कानूनी रूप से मुख्य चुनाव आयुक्त ही चुनाव करवाते हैं, लेकिन फिर भी अजीब लगता है, इसलिए इंतजार किया गया। देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें आने वाले दिनों में और बढ़ सकती हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली जल बोर्ड में कथित अनियमितता से जुड़े एक मामले में सीएम केजरीवाल को अलग से समन भेजा है। यह मामला भी दिल्ली शराब घोटाला की तरह मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। जांच एजेंसियों ने सीएम केजरीवाल को 18 मार्च 2024 को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि ईडी की ओर से नए मामले में भेजा गया सीएम केजरीवाल की गिरफ्तार करने का बैकअप प्लान है। ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड के कथित अनियमितता से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है। जांच एजेंसी ने उन्हें पूछताछ के लिए सोमवार को पेश होने का निर्देश दिया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े सूत्रों के ये जानकारी दी है। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये दूसरा मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले दिल्ली के निरस्त आबाकारी कानून मामले में भी उनको मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया था। इससे पहले जांच एजेंसी ने दिल्ली शराब घोटाले मामले में सीएम केजरीवाल को 9 बार समन भेजकर 21 मार्च को पूछताछ के लिए पेश होने का निर्देश दिया है। इस मामले में वो अब तक भेजे गए 8 समन पर हाजिर नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन की इलेक्ट्रॉल बॉन्ड वाली लिस्ट में 2 कंपनियां ऐसी हैं जो बीफ एक्सपोर्ट करती हैं। दोनों कंपनियां मिलाकर इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जरिए करोड़ों रुपए डोनेट किए हैं। दोनों कंपनियां एक ही ग्रुप से जुड़ी हैं। इलेक्शन कमीशन ने 14 मार्च की शाम को इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक पार्टी को चंदा देने वाली कंपनियों का नाम जारी किया था। इलेक्शन कमिश्नर की लिस्ट में अल्लाना सन्स प्राइवेट लिमिटेड और प्रोग्राफी अलाना प्राइवेट लिमिटेड नाम की 2 कंपनियां हैं। 2 कंपनियों अलाना ग्रुप ऑफ कंपनीज का हिस्सा है। अलाना सन्स प्राइवेट लिमिटेड ने 9 जुलाई 2019 को बॉन्ड के तौर पर 2 करोड़ रुपए डोनेट किए थे। फिर 9 अक्टूबर को कंपनी ने 1 करोड़ रुपए और डोनेट किए। वहीं फ्रीग्रोफी अलाना प्राइवेट लिमिटेड ने भी 9 जुलाई 2019, 22 जनवरी 2020 को 2-2 करोड़ रुपए डोनेट किए। ग्रुप की एक और कंपनी अलाना कोल्ड स्टोरेज ने भी 9 जुलाई 2019 को 1 करोड़ रुपए दिए थे। इन कंपनियों को अलग अलग डायरेक्टर हेड करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अप्रैल 2019 में कंपनी पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी। इनकम टैक्स अधिकारियों ने बताया था कि कंपनी भारत में भैंस के गोश्त का एक्सपोर्ट करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। रेड के दौरान कंपनी पर करीब 2000 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी के आरोप लगे थे। नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर अमेरिका और यूरोपीय देशों के बयानों पर केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तीखा वार किया है। उन्होंने कहा है कि इन देशों को अपने यहाँ मौजूद नियमों को देखना चाहिए। इंडिया टुडे कॉन्फ्लेक्ट के 2 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पश्चिमी देशों की आईना दिखाया। भारत में अमेरिका के राजदूत
एरिक गॉर्सिटी की ओर से सीएए पर की गई टिप्पणी पर उन्होंने कहा है कि भारत कोई पहला देश नहीं है जो इस तरह का बिल लाया है। दुनिया में इस तरह के कानून के बड़े सारे उदाहरण हैं। विदेश मंत्री ने कहा है कि मैं उनके लोकतंत्र में दोष पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, ये उनका सिद्धांत है या अन्य चीज़ों पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मैं उनकी उस समझ पर सवाल उठा रहा हूँ जो हमारे इतिहास के बारे में है। अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो आप कहेंगे कि भारत का विभाजन कभी हुआ ही नहीं, वो समस्या पैदा ही नहीं हुई जिसके सीए कानून में एड्रेस किया गया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो उसमें ऐतिहासिक प्रसंग को मिटाकर बात करें तो वो संभव नहीं है। धन्यवाद। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के आज यानी रविवार को समापन होने वाला है। इस मौके पर भारत राष्ट्रीय कांग्रेस महाराष्ट्र के मुंबई में महारैली करने जा रही है। राहुल और प्रियंका गांधी सुबह अगस्त क्रांति मैदान पहुंचे। महारैली से पहले जन न्याय पदयात्रा शुरू हुई, जिसमें शामिल होने के लिए किसान नेता योगेंद्र यादव, हिंदी सिनेमा के मशहूर एक्टर स्वरा भास्कर, कांग्रेस लीडर वर्षा गायकवाड़ और अमीन पटेल सहित कई बड़े चेहरे पहुंचे। राहुल गांधी की महारैली में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे। वो या दोपहर पटना से फ्लाइट के जरिए मुंबई के लिए रवाना होंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी की मणिपुर से शुरू हुई थी। उनकी यात्रा आज मुंबई में खत्म हो रही है। मुंबई रूट पर राहुल गांधी की पदयात्रा शुरू हुई, जो मणि भवन से अगस्त क्रांति मैदान तक होगी। इस न्याय यात्रा संकल्प का नाम दिया गया है। इस पदयात्रा में सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े हस्तियां भी शामिल होंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने शनिवार को कहा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा 30वीं और आखिरी दिन है। 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई 6,600 किलोमीटर की ऐतिहासिक यात्रा आज शाम मुंबई पहुंच रही है। इस सफर में हम 15 राज्यों कम से कम 110 जिलों से होते हुए करोड़ों लोगों से संपर्क करते हुए गुजरे हैं। धन्यवाद। खबरें समाप्त हुई। अगर आपको हमारे वीडियो के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने परिवार और दोस्तों में शेयर कीजिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।